Welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss chemical kinetics, physical chemistry portions, and very important topic for chemical kinetics is steady state approximation. Okay, this is not only important for chemical kinetics, this is also important for photochemistry and other rate constant equations. Okay. So first, what is steady state approximation? The steady state approximation is a method used to derive a rate law. This method is based on the assumption that one intermediate in the reaction mechanism is consumed as quickly as it is generated. Its concentration remains the same in a duration of the reaction. So this is the key assumption for this steady state approximation, which is commonly written as SSA. Okay. So just we know that in a chemical reaction, reactant and then intermediate and then product. Okay. So just suppose a reaction takes place according to this scheme. So reactant converted into intermediate and then product. Finally product is obtained. Now just suppose the rate constant is, so we can write here R and one intermediate is I1, rate is K1, and this intermediate is converted into another intermediate I2 with the rate constant K2, and just this intermediate is converted into another one with intermediate I3 with rate constant K3, and finally this is converted into product with rate constant 4. ठीक है. So according to steady state approximations, इसमें यहाँ में ये मानते हैं कि इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट यहाँ में जनरेट हुआ and this intermediate is now consumed as quickly as it is generated. मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, फिर दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया, फिर ये इंटरमीडिएट क्या हो गया, दूसरे में कन्वर्ट हुआ और दूसरा लास्ट फाइनली क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ. तो हमें ओवरऑल क्या मिला, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ठीक है, इसलिए यहाँ में माना गया कि इसका कंसंट्रेशन क्या होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता. ठीक है. सो द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट. इसलिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये माना गया कि इसको अगर हम लिखेंगे तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट I1 with respect to time equal to rate of change of concentration of intermediate I2 with respect to time dt equal to, चलिए अगर तीसरा मान लेते हैं तो di3 by dt equal to डॉट 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 0. मतलब अगर I4 है I5 लाइक 0 होगा. ठीक है. सो किसी भी रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो क्या मानते हैं यहाँ में, इक्वल टू 0. तो इन जनरल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटरमीडिएट with respect to time equal to 0 according to steady state approximation. ठीक है. इसलिए ये इस मेथड को क्यों मानते हैं, इसमें क्या टू डिराइव ए रेट लॉ. और इसमें की एजम्पशन इसका क्या है कि एक इंटरमीडिएट जो होता है वो रिएक्शन में बनता है और फिर वो दूसरे इंटरमीडिएट में या प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाता है. तो जिस स्पीड से जिस रेट से वो बनता है उसका फॉर्मेशन है, उसी रेट से फिर वो जनरेट हुआ, फिर वो कंज्यूम हो गया. तो ओवरऑल चेंज क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम. ठीक है. एक और चीज फैक्ट यहाँ में कि हमने पीछे पढ़ा है, ये पता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करते हैं जनरली किससे, फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप. तो स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो ऐसे रिएक्शंस अगर हैं कहीं मान लीजिए जहां में हम स्लोवेस्ट स्टेप को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब हम वहां में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं. ठीक है. कोई रिएक्शन अगर है, मान लीजिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है फ्रॉम वाया इंटरमीडिएट्स, सो इंटरमीडिएट्स का रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 0. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कह सकते हैं. ठीक है, दोनों
सेम होगा, सेम होने से हम क्या लिखेंगे, जो भी इंटरमीडिएट है डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे so इसका इम्पोर्टेंस एप्लीकेशंस, तो इन ऑर्डर टू ड्राइव द रेट इक्वेशन द स्लोवेस्ट स्टेप इज द RDS rate determining step. However, in reactions in which the slowest rate determining step does not exist, we cannot identify which one is slowest one, then the steady state approximation is taken into consideration. ठीक है, तो स्टेडी स्टेट क्या है कि अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका जो रेट आएगा हम उसको क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज सिंपली स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ में लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज नंबर 1, रिएक्शन ऑफ या बिटवीन NO and O2। ठीक है, तो NO1 O2 के लिए तो चलिए रिएक्शन क्या लिखेंगे, बोलिए 2NO प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2NO2। So this is the balanced chemical reaction between NO and O2. Now experimentally the rate and the order of this reaction is found to be 3। ये कौन सा रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 1/2, बोले क्या लिखेंगे, डी NO2 बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा, इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं कि के है, जैसे सपोज इसका रेट कांस्टेंट के है, तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब NO, इसका पावर 2 इंटू O2। इसलिए सिलेक्शन का ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स रेज्ड इन ए कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ में विद रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर क्या है 2, विद रिस्पेक्ट टू O2 1, तो 2 + 1 3। तो एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ये डिराइव किया हुआ है, ऑर्डर इसका क्या होता है, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर से, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट से हम इसकी मैकेनिज्म को प्रपोज करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म अगर हम प्रपोज करें, ठीक है, तो यहाँ से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये कहते हैं, स्टेप 1 ये NO फिर NO से रिएक्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम है, और ये क्या बना देगा, N2O2, बट दिस रिएक्शन इज फास्ट। ठीक है, तो NO प्लस NO रिएक्ट किया, N2O2 बनाए, ये फास्ट है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1, और ये बैकवर्ड रिएक्शन है तो इसका मान लेते हैं K-1। ठीक है, तो सिंस दिस इज एट इक्विलिब्रियम। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2, स्टेप 2 में अब फिर ये जो N2O2 बना किससे रिएक्ट करेगा, दूसरे रिएक्टेंट मतलब O2 से रिएक्ट करेगा, और ये हमें बना देगा फाइनली प्रोडक्ट NO2। बट ये रिएक्शन क्या आता है, एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड टू बी स्लो। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम है, ये फास्ट है, सेकेंड वन इज स्लो है। इसका ऑर्डर कितना है, तो NO के पावर 2, O2 के पावर 1, 2 + 1 दैट इज 3। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका रेट, तो चलिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, इसका रेट क्या लिखेंगे, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज 1/2, क्योंकि NO2 के आगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2 डिवाइड करते हैं, dt आ गया। चलिए हम क्या लिखेंगे, इसका रेट कांस्टेंट K। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट को मान लिया हमने K। चलिए फिर यहाँ पे क्या था, NO का पावर 2, और ये हो गया O2। ठीक है, अब हमको पहले ये डिसाइड करना विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। ठीक है, तो बोलिए, नो डाउट ये फास्ट है, ये क्या है, स्लो है। स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अब यहाँ से देखिए स्टेप 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमको वहां से प्रोसीड करना है, जो रेट डिटरमाइनिंग होगा वहां से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए यहाँ में क्या है, इसका रेट कांस्टेंट हम K2 मान लेते हैं। चलिए इसका रेट कांस्टेंट है K2। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, N2O2 इंटरमीडिएट है और ये क्या है, O2 है। ठीक है, इस स्टेप 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिंस इट इज द स्लोएस्ट वन या स्लो रिएक्शन है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप से हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो ये NO2 का आगे में क्या है, 2 है। ठीक है, NO2 का आगे में 2 है, इसलिए 1/2 DNO2 इक्वल टू रेट कांस्टेंट K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिख दें। तो चलिए, तो फ्रॉम सेकेंड स्टेप नो डाउट वी कैन राइट, बोले क्या लिखेंगे, 1/2 DNO2 यहाँ पे बन रहा है बाई dt इक्वल टू रेट कांस्टेंट क्या था K2, रिएक्टेंट क्या था N2O2 इंटू और ये क्या था O2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम स्टेप 1, अब देखिए आपको हमें यहाँ में क्या मिल रहा है N2O2। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले ये डिटरमाइन करना है कि विच वन इज RDS। तो वो हमने डिटरमाइन कर लिया, जो स्लो होगा वो क्वेश्चन में मैकेनिज्म में लिखा रहता है, या हमें पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। देन हमें तब दूसरा काम क्या करना है, फिर इंटरमीडिएट देखना है। तो इंटरमीडिएट कैसे देखेंगे, देखिए NO और O2 क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और NO2 क्या है, प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमें और जो भी दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, या हम ये भी कहते हैं दैट इज अनवांटेड, मतलब N2O2 हमें नहीं चाहिए, दिस इज नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट। तो N2O2 हमारा इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें उसी पे N2O2 पे ही हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो N2O2 हमारा इस स्लोवेस्ट स्टेप पे आ रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में N2O2 आ रहा है, इसलिए फर्स्ट स्टेप से हम इसके कंसंट्रेशन को यहाँ से निकालेंगे, या ये कह सकते हैं कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप से अगर हम देखें N2O2 का, तो यहाँ में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था, K1/K-1, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट क्या है, N2O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कहाँ जाएंगे, पावर में जाएंगे। क्लियर, चलिए कैसे लिखा, यहाँ में देखिए NO प्लस NO है, तो ये N2O2, तो NO प्लस N2 आ गया, इसलिए यहाँ में क्या आ गया, NO प्लस NO आ गया। ठीक है, और यहाँ में क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 2 है, तो इसलिए यहाँ में क्या लगा दिया हमने, पावर 2 आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसमें से हमें क्या चाहिए, किसके कंसंट्रेशन को निकालना, हमें N2O2 के कंसंट्रेशन को निकालना है। तो N2O2 की इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, नो डाउट K इक्विलिब्रियम NO का पावर 2 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को 1 और 2 को देखिए, तो सिंस ये इंटरमीडिएट था इसलिए हमने इसके कंसंट्रेशन को निकाल लिया। तो N2O2 इक्वल टू क्या आ गया, K इक्विलिब्रियम इंटू NO के पावर 2। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बोलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2O2 फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1 रख दीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 DNO2/dt इक्वल टू, चलिए ये हो गया K2। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को रख दिया, तो K इक्विलिब्रियम NO के पावर 2, और यहाँ से क्या मिल गया, O2। ठीक है, जस्ट इसकी जगह पे K2 तो K2 ही है, N2O2 की जगह पे हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो इस वैल्यू को यहाँ में पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, दिस वन। ठीक है, नाउ आप क्या लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए एक मान लेते हैं यहाँ पे K डैश, तो ये मिल गया फाइनली NO के पावर 2 इंटू O2 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3।
तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट था वो यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो पावर 2 NO के और पावर O2 का पावर कितना है, पावर 1। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 1 दैट इज 3। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखिए एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, पर पूरी केमिस्ट्री में एक ऐसा रिएक्शन है जो नेगेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस शो करता है और वो रिएक्शन ये है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आता है 2NO + O2, इसको बोलते हैं 2NO2। इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। So with increase in temperature, the rate of this reaction decreases। ठीक है, मतलब इसको मैं कह सकते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस शो करता है। तो इसके पीछे का रीजन यहाँ समझते हैं। तो देखिए पीछे इसका रेट कांस्टेंट के डैश को हमने क्या लिखा था, K2 × K इक्विलिब्रियम, K2 और K इक्विलिब्रियम क्या था, K1/K-1। ठीक है, अब इसमें दो आपको रेट कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, एक K2 है और एक K इक्विलिब्रियम है। ठीक है, K2 तो नॉर्मल है, K2 नॉर्मल का मतलब है कि K2 इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, नो प्रॉब्लम एज यूजुअल। जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रॉब्लम जो होता है वो इसमें होता है, तो सिंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से K इक्विलिब्रियम जो होता है वो घटता है। तो K इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो K इक्विलिब्रियम क्या था, फर्स्ट स्टेप में लिखा था NO + NO। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम था और ये क्या बन गया था, 2NO2। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक ये मॉलिक्यूल देखिए सेम मॉलिक्यूल 2NO मतलब NO + NO, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि 2NO आपस में मिलके क्या बन रहा है, NO2। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो होता है वो मतलब जो ये रिएक्शन जो होता है इसका नेचर जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। ठीक है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट को इसको दो पार्ट में कर दिया, K2 × K इक्विलिब्रियम। K2 नॉर्मल है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट होता है वो इज फाउंड टू बी डिक्रीजेज, ये घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए 2NO + O2 एंड 2NO2 ये जो रिएक्शन आता है वो टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस शो करता है, मतलब इसका रेट ओवरऑल रेट जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। क्लियर। सेकेंड इसमें एग्जांपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस N2O5। तो सेकेंड जो एग्जांपल यहाँ में आएगा वो ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के केस में। तो सेकेंड वन इज decomposition of gaseous N2O5, कैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कर सकते हैं, ये डिकम्पोज होता है तो ये 4NO2 + O2 बनाता है। ठीक है, तो द रिएक्शन इज एक्सप्रेस या कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन या स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके साथ एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ डिराइव किया हुआ है इस रिएक्शन का,
उसको अगर हम यहाँ पे लिख दें तो इसका जो रेट लॉ डिराइव किया हुआ है dx by dt भी लिख सकते हैं रेट लॉ को, तो ये पाया गया है रेट कांस्टेंट मान लेते हैं k डैश N2O5। अब आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए वैसे भी ऑर्डर हमने पीछे पढ़ा है कि जो यहाँ में सिस्टमैटिक रेशियो होता है वो यहाँ पावर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ में 2 दिखाई दे रहा है, बट यहाँ में एक्चुअली इसका ऑर्डर क्या पाया गया है, ऑर्डर 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं ऑग, इन्होंने इसके मैकेनिज्म को प्रपोज किया था, इन्होंने इसके मैकेनिज्म को प्रपोज किया। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मतलब कैसे ये रिएक्शन होता है, तो ये 4 स्टेप में होता है। तो हमें यहाँ पे एक थोड़े स्टेप को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे लिख दें, तो फर्स्ट स्टेप अगर यहाँ लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, N2O5, इसका रेट कांस्टेंट हम मान लेते हैं K1, ये टूटेगा तो ये NO2 बनाएगा प्लस NO3 बना देगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2, स्टेप 2 में फिर ये NO2 प्लस NO3, इसका रेट कांस्टेंट हम मान लेते हैं K2, ये बन जाता है N2O5। फिर थर्ड स्टेप में फिर NO2 प्लस NO3, इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K3, ये बना देगा NO2 प्लस O2 प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस NO, ठीक है। एंड देन फाइनली स्टेप 4, अब यहाँ में क्या होता है, NO प्लस N2O5, इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K4, ये बना देगा 3NO2, ठीक है। तो अब ये 4 स्टेप में ये रिएक्शन है, इस डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैसियस N2O5 को, ठीक है। बस N2O5 भी गैस है, NO2 भी गैस है, O2 भी गैस है। इसका डिकम्पोजिशन की रिएक्शन को लिख दिया, तो पहले 2N2O5 प्लस 4NO2 प्लस O2 गैस, इसका रेट ला एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, dx by dt rate of reaction can be written as rate constant into concentration of reactant, इसका पावर 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट। अब ऑग ने इसके रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रपोज किया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में N2O5 K1 NO2 प्लस NO3, सेकेंड स्टेप में NO2 प्लस NO3 K2 रेट कांस्टेंट मान लिया N2O5, थर्ड स्टेप में फिर NO2 और NO3 मिलके NO2 देगा, O2 देगा और NO, ठीक है। चलिए अब इसमें इंटरमीडिएट क्या क्या है, चलिए इंटरमीडिएट की अगर बात करें, बोलिए इंटरमीडिएट्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, रिएक्शन को देखिए, N2O5 चाहिए, NO2 चाहिए और O2 चाहिए। तो N2O5 हमें चाहिए, NO2 भी चाहिए, O2 भी चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, बोलिए इंटरमीडिएट क्या क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, NO2 हमें चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है, तो हमें क्या नहीं चाहिए, NO3, कहीं रिएक्शन में NO3 नहीं है, दूसरा क्या नहीं है, NO नहीं है, तो ये तो हमारा इंटरमीडिएट हो गया। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम किसके लिए लगाएंगे, इन दोनों के लिए लगाएंगे, क्लियर। चलिए अब नाउ अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसके लिए, फॉर NO, चलिए NO3 के लिए लगाते हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में NO3 है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ NO3 विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो पहले ये होगा क्या, यदि अब इसको इस स्टेप को लिखने के लिए हमें क्या देखना है कि जो इंटरमीडिएट है अगर वो प्रोडक्ट साइड में है तो उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है।
तो अगर वो प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन हो रहा है तो जनरली हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। अगर वो रिएक्टेंट साइड में है तो इसका मतलब वो कंज्यूम हो रहा है। तो कंज्यूम हो रहा है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करिए। तो फर्स्ट स्टेप में NO3 है, यस है। किस साइड में है बोलिए, प्रोडक्ट साइड में है। तो क्या लिखेंगे, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा इसका, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और कहीं NO3 सेकेंड स्टेप में है, कहाँ में है, रिएक्टेंट साइड में है, तो इसलिए क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ में क्या आएगा, K2 लिख दीजिए। तो ये हो गया NO2 इंटू NO3। थर्ड स्टेप में है, यस, ये भी रिएक्टेंट साइड में है। तो बोलिए क्या लिखेंगे, माइनस K3 इंटू NO2 इंटू NO3। फोर्थ स्टेप में नहीं है, और ये सब किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0। क्लियर। तो N2O5 लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, स्टेप लिख दिया, दो इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई किया। इंटरमीडिएट इसमें क्या आएगा, NO और NO3। अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर द इंटरमीडिएट NO3। तो वी कैन राइट, अब ये फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट साइड में है तो पॉजिटिव लिया, तो रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइनस क्यों लिया, सेकंड स्टेप में ही काम है आपको, रिएक्टेंट साइड में है तो माइनस ले लिया। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट साइड में है तो भी माइनस ले लिया। फोर्थ स्टेप में ये नहीं है, सब किसके बराबर होगा, 0। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर ले यहाँ से। तो हमें क्या निकालना है, NO3 का कंसंट्रेशन निकालना है, ये दिमाग में रखना है। तो NO3 देखिए, यहाँ में क्या है, NO2 NO3, यहाँ भी NO2 NO3, दोनों में कॉमन है, यहाँ से हम दोनों को कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए NO3 अगर हम यहाँ से बाहर निकाल लें, ये यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या क्या कॉमन होगा, NO2 यहाँ में है, NO3 यहाँ में है, इसको उठा के आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से NO3 हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए NO3। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या हो गया, NO2। ठीक है, इसको दोनों को हमने इधर फेंक दिया, माइनस वाला इधर आ जाएगा, इसको भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक यहाँ से क्या मिलेगा, K2 प्लस K3। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, K1 इंटू N2O5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 निकालना है, क्योंकि ये हमारे लिए अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट है। तो दिस डिवाइडेड बाई, बोलिए, डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 इंटू NO2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास, NO। अब दूसरा इंटरमीडिएट NO के लिए देखिए, NO कहाँ में है, NO किस स्टेप में आ रहा है, सिर्फ हमको मिल रहा है स्टेप नंबर 3 में। तो लिख दीजिए, नाउ अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर NO। तो सेम वही चीज, अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर द इंटरमीडिएट NO। अब NO कहाँ में है, स्टेप नंबर 4 में है, तो DNO बाई dt इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेंगे, तो ये किस में है, स्टेप नंबर 3 में है, स्टेप नंबर 3 में है, 4 में है। चलिए लेट अस चेक, स्टेप नंबर 3 में है। तो देखिए यहाँ में NO किस साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, तो क्या लिखेंगे, बोलिए K3 इंटू NO2 प्लस NO2 इंटू NO3। ठीक है, और कहाँ में है, स्टेप नंबर 4 में है। 4 में कहाँ में है, प्रोडक्ट साइड में है, सॉरी ये रिएक्टेंट साइड में है, तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो लिख दीजिए। चलिए, तो पहले क्या था, बोलिए थर्ड स्टेप, तो K3 इंटू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या था, NO2 इंटू NO3 माइनस K4।
ये इसमें क्या है NO इंटू N2O5 और ये किसके बराबर हो गया 0। क्लियर। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करें तो किसी को भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से क्या लिखना है, हमें क्या निकालना है, एक्चुअली NO निकालना है। NO कहाँ में है, यहाँ में है। तो चलिए इसको उठा के इधर फेंक देते हैं। तो K4 ये हो गया NO इंटू N2O5 इक्वल टू, बोले इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो K3 इंटू NO2 इंटू NO3। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से NO निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ NO निकालना है। तो बोलिए क्या लिखेंगे फाइनली, K3 इंटू NO2 इंटू NO3 डिवाइडेड बाई, बोलिए डिवाइडेड बाई N2O5 मल्टीप्लाइड विद K4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो K3NO2 इंटू NO3 बाई K4 N2O5। ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या फिर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ में क्या मिल रहा है, हमें NO3 आ रहा है और NO3 हमने पीछे निकाला था ये कंसंट्रेशन। तो NO3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को लिखेंगे K1 N2O5 बाई K2 प्लस K3 इंटू NO2। तो इस NO3 की वैल्यू को उठा के हम यहाँ में डाल दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ NO3 इन NO। अब आप यहाँ से NO का फाइनली यहाँ से निकालें तो बोलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, K3 इंटू NO2। अब NO3 की जगह पे हम उस वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो बोलिए NO3 कितना आया था, K1 इंटू N2O5 डिवाइडेड बाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन था, मतलब K2 प्लस K3 इंटू NO2, ये है ना। तो NO3 की जगह पे हमने ये रख दिया। चलिए इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा, K4 N2O5। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, NO2 से NO2 कैंसिल हो गया। ठीक है। बोलिए क्या मिलेगा, N2O5 से N2O5 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, K1 ऊपर में, देन क्या मिला K3 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा, K4 इंटू K2 प्लस K3, ये आएगा ना। ठीक है। तो ये मिल गया हमको NO का कंसंट्रेशन। अब यही सब क्वेश्चन है, अगर वैल्यू हमको देके K1 K2 K3 देके डायरेक्ट NO भी पूछ सकता था। ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल रख के सॉल्व कर सकते हैं। IIT JEM CSIR नेटगेट वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। अब फाइनली हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखा था, चलिए अब हमको फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो लिख दीजिए, सो सिंस ओवरऑल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो सिंस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, हम डिकम्पोजिशन की ही बात कर रहे हैं, हमें डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ही निकालना है। इसलिए इसके रेट को जब लिखेंगे तो यहाँ में क्या लेंगे, माइनस डी N2O5 बाई dt। अब इसको जब रेट निकालेंगे, ठीक है, अब जहां में N2O5 रिएक्टेंट में आएगा वहां हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसलिए यहाँ में हमने ये प्लस दिया है। फर्स्ट स्टेप में K1 इंटू N2O5 आएगा, फिर प्रोडक्ट साइड में आने से यहाँ पे हमें माइनस लेना, क्योंकि वो रिवर्स हो गया ना, हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं बट ये कहीं फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन अगर है इसका मतलब वहां में उल्टा हो गया, तो माइनस लेंगे, प्लस K4 इंटू NO इंटू N2O5। ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ में अक्सर थोड़ा सा रिवर्स कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि हमें करना क्या, हमें किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसलिए माइनस साइन लिया।
इसलिए N2O5 अगर रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट साइड में है, तब हम उसको यहाँ में प्लस लेंगे। ठीक है, क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए जिस रिएक्शन में वो डिकम्पोज हो रहा है उसके लिए वो प्लस है। जिस रिएक्शन में वो बन रहा है प्रोडक्ट साइड में है, जैसे स्टेप 2 में N2O5 प्रोडक्ट साइड में है, बट हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकालना है? डिकम्पोजिशन के लिए निकालना है। तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, रिवर्स हो गया, इसलिए यहाँ साइन हमें उल्टा लेना है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट साइड में है तो पॉजिटिव, रिएक्टेंट साइड में है कंज्यूम हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ से लिख दिया माइनस K2NO2 NO3 प्लस K4NO इंटू N2O5। ठीक है, अब हमने दो वैल्यू निकाला हुआ है, देखिए NO3 की वैल्यू निकाला है और NO की वैल्यू भी निकाला है, तो इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें पुट करना है किसकी वैल्यू? NO3 की वैल्यू को और NO की वैल्यू को। ठीक है, कर दें, चलिए तो रख दीजिए। चलिए अब यहाँ से हमको क्या मिला था बोलिए, तो फर्स्ट स्टेप में K1 N2O5 ही था, माइनस यहाँ में क्या था NO2 और NO3, तो देखिए NO3 की जगह पे यहाँ में क्या था, देखिए इसकी जगह पे यही था K2NO2 और क्या NO3, अब NO3 की जगह पे क्या था, ये था K1 N2O5 K2 प्लस K3 और NO2 रख दीजिए। NO3 की जगह पे क्या रख देंगे, जो NO3 के लिए मिल गया, और उसके आगे क्या है NO2 और K2 है, इसलिए यहाँ से क्या हम लिखेंगे बोलिए, तो K1 N2O5 उसके बाद K2, नीचे में क्या आएगा दोनों का समेशन, तो K2 प्लस K3 था, चलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं, और यहाँ से क्या बच गया N2O5। क्लियर, क्योंकि NO2 और NO2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ में क्या है K4 NO वाली वैल्यू डाल दीजिए, तो NO वाला क्या आया था K2 प्लस K3, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ में आ गया N2O5। ठीक है, अब देखिए अब तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर भी N2O5 है, यहाँ भी N2O5 है, यहाँ भी N2O5 है, तो इस N2O5 को हम यहाँ पे बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कॉमन कर लिया, फिर यहाँ से क्या बचेगा K1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा K1 K2 बाई K2 प्लस K3, और यहाँ से क्या बचेगा K1 इंटू K3 बाई K2 प्लस K3, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब नाउ मैथमेटिक्स सॉल्व करिए। चलिए एक चीज और दिखाई दे रहा है, यहाँ में क्या है K1, यहाँ भी क्या है K1, यहाँ भी क्या है K1, तो चलिए यहाँ से K1 को भी बाहर कर लीजिए, N2O5 बाहर कर लिया, यहाँ में क्या बचेगा 1, यहाँ में क्या बचेगा K2 बाई K2 प्लस K3। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम भी ले सकते थे एक ही स्टेप में, लेकिन चलिए यहाँ से K3 बाई K2 प्लस K3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा N2O5। चलिए इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा बोलिए K2 प्लस K3, यहाँ में क्या आएगा K2 प्लस K3, यहाँ में क्या आएगा माइनस K2 प्लस K3, मतलब ऊपर में क्या मिल जाएगा K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा K1 इंटू N2O5 बाई K2 प्लस K3 नीचे से, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 इंटू K3। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं रेट इक्वल टू, देखिए इसको फिर से मैं लिख दूँ K1 K3 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई K2 प्लस K3 इंटू N2O5 का पावर 1। अब ये कांस्टेंट है तो इसलिए इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं अनदर कांस्टेंट के
डैश, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो गया के डैश। ठीक है, so this is the proposed mechanism for the decomposition of N2O5 which clearly supports the experimental observed rate constant या order, ये फर्स्ट ऑर्डर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछता है अप्लाई द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस N2O5, तब हमें यहाँ तक निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्लियर। तो सिर्फ टेक्निकल चीज ये है कि हमें मैकेनिज्म को याद रखना है, मैकेनिज्म याद है तो फिर हमें कौन सा इंटरमीडिएट है वहां से निकाल लीजिए। तो इंटरमीडिएट जो नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट को लिखते समय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो जो प्रोडक्ट साइड में है वो फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव लेना है। अगर इंटरमीडिएट रिएक्टेंट साइड में आ रहा है किसी स्टेप में तो उसके माइनस साइन लगाना है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें जो हम यहाँ पे N2O5 के लिए माइनस यहाँ में ले रहे हैं क्योंकि हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस हो गया। अब जिस N2O5 जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में आएगा वो सपोर्ट कर रहा है हमारे डिकम्पोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ में क्या लिया माइनस। N2O5 प्रोडक्ट साइड में आएगा तो इसलिए यहाँ में क्या लिया, मुझे यहाँ में क्या ले रहे हैं माइनस। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट साइड में N2O5 आएगा तो प्लस आएगा, प्रोडक्ट साइड में आएगा तो माइनस आएगा। देन हमने दो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाला है तो उसकी वैल्यू को रख के थोड़ा मैथमेटिक्स सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता है SIR नेटकेट में, रिएक्शन स्कीम दे देगा, हमसे आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाओ और वो पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको फर्दर क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस पे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में माइकल मेंटन कांस्टेंट को डिराइव किया है वहां भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप डाउट है तो फिर फ्री टू आस्क मी, कमेंट करके आप बताइए आपको समझ में आया नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रख लिए, बेल आइकॉन को दबा के रख लिए जब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।